वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा क्या पढ़ने वाले अपन? जो बचा हुआ पार्ट था अल्टरनेटिंग करंट का। इसके पहले बेटा क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया था? तो हमने डिस्कस कर लिया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है और उसे अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस करा था बेटा? हमने डिस्कस करा था आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है बेटा। उसके आगे बढ़ते हुए हमने क्या करा था? हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से सर्किट एलिमेंट कनेक्ट कर दिया था। कौन कौन से एलिमेंट अपन कनेक्ट कर चुके थे बेटा? तो हमने सबसे पहले बार रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा था, किसी एसी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा। उसके करस्पॉन्डिंग हमने करंट और वोल्टेज के बारे में डिस्कस करा, उनके फेज डिफरेंस के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने डिस्कस करा कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट करंट कैसे रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने इंडक्टर के बारे में डिस्कस करा था। तो आज का अपना सबसे पहला टॉपिक है सीरीज एलआरसी सर्किट। अगर हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा बेटा? ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते देखते हैं क्या होगा। तो आपने एक चीज देखी थी बेटा, अगर याद हो तो, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है बेटा? सीरीज में क्या सेम होता है? करंट आई सेम होता है क्या? करंट सेम होता है ना? कभी भी सीरीज में क्या होता है बेटा? करंट सेम होता है। और दूसरा क्या सेम होता है बेटा? दूसरा क्या सेम होता है? दूसरा तो कुछ सेम नहीं होता। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो तो बात कर लेते हैं, अगर हम किसी एलआरसी सर्किट में जिसमें क्या है बेटा, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रजिस्टर है, इसमें अगर करंट आई फ्लो कराएं, ठीक है, तो करंट क्या होगा? तीनों के अक्रॉस सेम होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है लेकिन उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू तो सेम होगी ना बेटा। तो आरएमएस वैल्यू हमने आई को सेम कंसिडर कर लिया। अब अगर बात करें तो तीनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस वीएल, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी और रजिस्टर के अक्रॉस वी आर क्या हो रहा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे अपन लिख सकते हैं क्या? तो हम अगर यहां से ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? तो अपन क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लिख लेते हैं बेटा, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है बेटा? वी आरएमएस है। ठीक है, अगर हम इसे अप्लाई कर दें तो वी जो होगा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर के इक्वल होगा क्या? ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है बेटा? जो हमने सप्लाई करा है। और ये जो इंडक्टर के अक्रॉस गया है, ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस गया, और ये जो रजिस्टर के अक्रॉस गया है, क्या करा हमने? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया एक तरह से, समझो तो आप। हमने वोल्टेज को कंजर्व कर दिया, लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी रजिस्टर को सीरीज में एसी करंट के साथ जोड़ते हैं बेटा, तो उसका करंट और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक है, तो हम अगर ऐसा कंसिडर करें कि वोल्टेज ये किसके अक्रॉस है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। ठीक है, हमने इसे वी आर कंसिडर कर लिया। अब मुझे आप बताएंगे, जो हमने वोल्टेज इंडक्टर में देखा था, क्या वो करंट के सेम डायरेक्शन के अलोन था या वो लैग कर रहा था, लीड कर रहा था बेटा? हमने क्या करा? हमने एक करंट लिया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमने करंट लिया। इसके वजह से जो वोल्टेज होगा, किस में वोल्टेज होगा बेटा? जो वोल्टेज रजिस्टर में होगा, इस रजिस्टर में होगा, वो उसी के डायरेक्शन के अलोन होगा। ये तो हमने सबसे पहले देखा था कि सीरीज में अगर हम रजिस्टर ऐड करते हैं तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो हमने क्या देखा था बेटा? करंट जो होता है, क्या होता है बेटा? करंट लैग करता है वोल्टेज से। कितने एंगल से बेटा? पाई बाई 2 से। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो क्या करता है बेटा? लीड करता है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है बेटा। और अगर करंट का ये डायरेक्शन है तो वोल्टेज जो रजिस्टर में होगा उसका भी डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन इंडक्टर में जो होगा वो क्या होगा बेटा? पाई से लीड करेगा। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो हमने कैपेसिटर में क्या देखा था बेटा? हमने देखा था कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है वो क्या करता है? लैग करता है। ठीक है, और इसकी भी फेज हमने देखी थी, कितना था बेटा? पाई बाई 2 था। ऐसा अपन लिख सकते हैं क्या?
अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दें, तो क्या लिख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होगा करंट के डायरेक्शन के अलोन होगा, वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होगा वो करंट के परपेंडिकुलर होगा और लीड करेगा, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा लेकिन लैग करेगा। परपेंडिकुलर इस वजह से होगा क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है बेटा, फेज डिफरेंस है, वो क्या है बेटा, पाई/2 है, 90 डिग्री है। तो अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना बेटा कि वी एल और वी, हाँ वी सी कर देते अपन इसे, कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाए, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें भी दो कंडीशन बनेंगे क्या बेटा? मुझे आप बताएंगे दो कंडीशन बनेंगे क्या? दोनों कंडीशन क्या होगा बेटा? दोनों कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, अपन आइए देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी। पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो, क्या हो बेटा, वी सी, सॉरी वी एल, और ये हमने किसके अक्रॉस कंसिडर करा, रजिस्टर के अक्रॉस वी आर, और ये हमने किसके अक्रॉस कंसिडर करा बेटा, वी कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी। क्लियर है क्या? ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बेटा? ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने ये करा कि हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो ग्रेटर देन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। अगर हम इसे तीन वेक्टर कंसिडर करें तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो वेक्टर होगा ये कौन सा होगा, इसको अपोज, इसके डायरेक्शन के अलोन, इसे अपन एक्स एक्सिस अगर कंसिडर कर ले तो दूसरा कोई तो इसके अलोन कंपोनेंट आएगा नहीं। अगर वी एल ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है बेटा, वी एल ज़्यादा है, तो ये कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा, और किसके इक्वल होगा बेटा, वी एल माइनस वी सी के इक्वल होगा क्या? अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा क्या बेटा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा क्या, वी, यही सप्लाइड वोल्टेज है क्या, यही, इसी को तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा है तीनों के अक्रॉस। अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसे अपन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर दूसरा कंडीशन कंसिडर करें बेटा, क्या कंसिडर करें कि ये अपना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। ये तो समझ में आ गया ना कि तीनों का डायरेक्शन हमने ऐसा क्यों चूज करा है, ठीक है। इसका रीजन मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा था, क्योंकि वोल्टेज जो होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट से वो क्या करता है, पाई/2 एंगल से लीड करता है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है पाई/2 से लैग करता है, इस वजह से इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर है बेटा? तो दूसरा कंडीशन हमने ये कंसिडर करा कि अगर मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हुआ, वी सी ग्रेटर देन वी एल हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, वी आर के अक्रॉस तो कोई इसको अपोज करने के लिए नहीं है, लेकिन इसका रिजल्टिंग कंपोनेंट किधर होगा? अगर मान लो दो फोर्स है, एक इधर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे ही आएगा ना बेटा, नीचे आएगा। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, वी सी माइनस वी एल के इक्वल होगा क्या? और इसका रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल शो करेगा क्या? ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल वी के इक्वल होगा क्या? अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही दोनों कंडीशन पॉसिबल है। एक तीसरा कंडीशन भी पॉसिबल है। क्या कंडीशन हो सकता है बेटा, वी एल और वी सी क्या हो, इक्वल हो। वी एल और वी सी क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट कैसा दिखेगा हमें बेटा, ये इधर के डायरेक्शन में है और इधर के डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड वी एल और वी सी का इक्वल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, कैंसिल कर देगा। इसका रिजल्टेंट हमें क्या दिखेगा, सिर्फ रजिस्टर अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, कैंसिल कर रहा है। तो ये अपने पास तीन कंडीशंस हैं, ठीक है बेटा। अब हमने जो वोल्टेज का बेटा इसे बनाया है, वोल्टेज का जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये दो ही कंडीशन में फॉर्म हो रहा है, तीसरे कंडीशन में फॉर्म नहीं हो रहा है। इस तीसरे कंडीशन को अपन रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर है? और इन दोनों कंडीशन में क्या बन रहा है बेटा, इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा है। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा है तो अपन v को क्या लिख सकते हैं बेटा, v को आई आर लिख सकते हैं क्या, v को क्या लिख सकते हैं, इसी ट्रायंगल को थोड़े सा और अपन बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई आर लिख सकते हैं ना। और करंट क्या होगा, तीनों के अक्रॉस सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, i इंटू आर लिख सकते हैं ना। अगर इसकी बात करें तो बेटा क्या लिख सकते हैं इसे, i इंटू आर एल माइनस आई इंटू आर सी लिख सकते हैं क्या। और इसे भी क्या लिख सकते हैं बेटा, आई,
और इसके रिजल्टेंट को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे आई जेड की वैल्यू लिखे, क्या लिखे बेटा, आई इंटू जेड की वैल्यू लिखे, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैथागोरस थ्योरम से आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू आर एल माइनस आर सी का स्क्वायर होगा क्या, आर सी का होल स्क्वायर होगा क्या। ठीक है, यहाँ से आई स्क्वायर को हमने क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया, और कॉमन लिया तो रूट से बाहर आ जाना है, तो ये आई रूट से बाहर आ गया क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर एल रजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर माइनस आर सी, और इसका क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा क्या, और यहाँ किसके इक्वल है, आई इंटू जेड। ठीक है, आई ने आई को मार दिया बेटा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, हमने रूट से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और जेड किसके इक्वल आ गया बेटा, जेड आ गया अपना आर स्क्वायर प्लस आर एल माइनस आर सी का स्क्वायर। क्लियर है, इस जेड को अपन बोलते हैं इम्पिडेंस, जेड को क्या बोलते हैं बेटा, इम्पिडेंस। और इससे जो ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, इसे हम बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रेंगल। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले कंडीशन में भी हम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो इम्पिडेंस हमें क्या बताता है, इम्पिडेंस हमें बताता है किसी आरएलसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पिडेंस बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा। तो ये है अपना सिंपल आरएलसी सर्किट या एलआरसी सर्किट। ठीक है, अब एक और चीज, इसके अक्रॉस जो रजिस्टर है इसे कहीं कहीं आपको मिलेगा ये एक्सएल और एक्ससी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू हमने रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर का वैल्यू ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी के इक्वल आ रहा था, हमने ये देखा था ना बेटा। तो ये इम्पिडेंस फेजर डायग्राम है बेटा, इसे हमने क्या करा, रेजिस्टेंस के टर्म में लिख दिया, ये एक्स एल, ये एक्स सी और ये आर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हमें इसका क्या बताना हो, ये तो हमने ट्रेंगल लॉ से बताया, हमें वेक्टर के बीच का अगर एंगल बताना हो तो क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और दो चीज़ें और इस ट्रेंगल में डिफाइन करते हैं बेटा। एक तो एंगल, मान लो यहाँ पे अगर हम इसे फाई कंसिडर कर लें, क्या कंसिडर कर लिया हमने, फाई। तो अगर हमें यहाँ से 10 फाई लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा, 10 फाई। यहाँ पे हम एक और टर्म, दो टर्म डिफाइन करते हैं, एक पावर फैक्टर और दूसरा अपन डिफाइन करते हैं एंगल, इम्पिडेंस एंगल। ठीक है, तो अगर हमें टेन थीटा कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, 10 फाई कैलकुलेट करना, तो आप मुझे बताएंगे 10 थीटा क्या होता है बेटा, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, 10 थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है क्या। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, आई टाइम्स, आई को हमने कॉमन ले लिया, आर एल माइनस आर सी अपॉन आर लिख सकते, आई आर लिख सकते हैं क्या, आई ने आई को मार दिया बेटा। तो ये पहले कंडीशन में जो थीटा आया, क्या आया बेटा, सॉरी फाई आया, वो किसके इक्वल आ गया बेटा, टेन इनवर्स आर एल माइनस आर सी अपॉन आर। ठीक है बेटा, दूसरे कंडीशन में सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर सी माइनस आर एल हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही रहेंगे ना बेटा, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही रहेंगे। ये दूसरा वाला कंडीशन अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल हुआ, उस कंडीशन में भी सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने ये फाई कैलकुलेट कर लिया, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव फेज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव फेज एंगल। फाई को हमने बोल दिया इफेक्टिव फेज एंगल, इफेक्टिव फेज एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा। अपन इसके लिए एक और चीज कैलकुलेट करते हैं जो हमें आगे काम आएगा, और अपन आगे बात करेंगे क्या है वो, कॉस फाई। अगर अपन कॉस थीटा कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें बेटा, उसी ट्रेंगल में, इसी ट्रेंगल की बात करें, इस ट्रेंगल में अपन कॉस थीटा कैलकुलेट करें, कॉस फाई, थीटा की जगह यहाँ फाई है ना, तो फाई कैलकुलेट करते हैं। आप सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रेंगल का बेस क्या दिख रहा है बेटा, आई आर दिख रहा है क्या, आई आर दिख रहा है ना, और इसका हाइपोटेनस क्या दिख रहा है बेटा, आई जेड दिख रहा है क्या, आई और जेड। ठीक है, जेड बार हमने बोल दिया, आई ने आई को मार दिया बेटा। तो फाई किसके इक्वल आ गया बेटा, कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड के, और इसी कॉस को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर। अपन डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं और ये पावर फैक्टर क्या है।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, जेड की वैल्यू आप फर्दर पुट कर सकते हैं। अपन इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, जेड हमने अभी कैलकुलेट करा ना, आर स्क्वायर प्लस आर एल माइनस आर सी का स्क्वायर, या एक्स एल माइनस एक्स सी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मेजोरिटी ऑफ जगह एक्स एल माइनस एक्स सी मिलेगा। अपन इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर एल माइनस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये पावर फैक्टर का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है बेटा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? तो ये हो गया अपना सिंपली आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरएलसी पैरेलल सर्किट भी होता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से नहीं है बेटा, तो अपन उसे डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो बना हुआ था, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा। हमने ट्रायंगल से फेज एंगल भी कैलकुलेट कर लिया था, पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वोल्टेज की बात कर लेते हैं बेटा। वोल्टेज वी एज ए फंक्शन ऑफ टी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट जेड। वी इक्वस टू आई आर लिख सकते हैं क्या, आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया वी नॉट को, तो ये आई नॉट हो गया, जेड साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। हियर वी नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट जेड के इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया, ये आई आर एम एस के टर्म में भी इसे बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, ये जो वोल्टेज था बेटा, ये वोल्टेज, ठीक है, ये जो बीटा है वो क्या है बेटा, जो रिजल्टेंट है, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पोटेंशियल है, और जो पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पे बीटा से शो करा, हमने फाई कंसिडर करा था, जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर करा था। ठीक है, तो जो एंगल रिजल्टेंट इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के बीच फॉर्म होता है, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के बीच फॉर्म होने वाले एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, फेज एंगल बोलते हैं। ठीक है, और उसी के कॉस को क्या बोलते हैं, उसी में जो कॉस फॉर्म होता है, कॉस का जो रेशियो फॉर्म होता है, उसे अपन पावर फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है क्या? हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बेटा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, पाई बाई 2 से लीड करता है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो पाई बाई 2 से लैग करता है। इस वजह से उसका फेजर डायग्राम हमने वैसे ड्रॉ करा था। और ये डिस्कशन हम इंडक्टर इंडिविजुअल सिंगल सिंगल सर्किट एलिमेंट के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमने कर लिया था। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है, दोनों सेम फेज में होता है। अब अपन तीन कंडीशन के बारे में हमने बात करा था, अगर इंडक्टर के अक्रॉस जीरो हो तो क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर होगा। हमने सेम लिखा था क्या बेटा, हमने सेम लिखा था क्या? आप देखेंगे क्या लिखा है, आर एल माइनस आर सी अपॉन आर, वही आर को उसने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये कौन सा कंडीशन था बेटा, पहला कंडीशन, जब वी सी ग्रेटर देन वी एल था। अब दूसरे कंडीशन के भी अगर अपन बात करें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी एल हो जाएगा। आई ने आई को मार दिया, फिर क्या बचेगा बेटा, यहाँ वी सी या एक्स सी माइनस एक्स एल बचेगा, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर बचेगा। यही गिवन है क्या बेटा, यहाँ सेम वही गिवन है क्या, दूसरे कंडीशन में देखेंगे एक्स सी माइनस एक्स एल गिवन है क्या। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर सी माइनस आर एल अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये किसकी वैल्यू होगी, हमने जो ट्रायंगल बनाई उसके हिसाब से 10 फाई, क्योंकि एंगल हमने बीटा की जगह फाई कंसिडर करा था। क्लियर है आप सबको? और उसमें पावर फैक्टर तो आर अपॉन जेड हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, अब एक स्पेशल कंडीशन की हमने बात करी थी कि अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, वी एल और वी सी दोनों इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में फेज जो फेजर एंगल आ रहा है वो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो द ईएमएफ एंड द करंट विल बी इन सेम फेज। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जाएगा, ठीक है, तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा। और सेम फेज में अगर दो चीजें होती हैं तो क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है क्या। द सीरीज LCR सर्किट इज साइड टू बी प्योरली रजिस्टिव, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। इट मींस ऑलमोस्ट इट्स, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, करंट को क्या लिख सकते हैं, आई को वी अपॉन आर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। और एक और चीज जो हमने कंसिडर करा बेटा, वी आर अपन लिख रहे हैं, इसमें कौन सा वी और आर कंसिडर करेंगे बेटा, आरएमएस वैल्यू कंसिडर करेंगे क्या। तो आई का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई नॉट बाई रूट 2 लिखना पड़ेगा क्या, हमें यही लिखना पड़ेगा। तो आई आर एम एस
अपन आर एम एस के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इक्व टू ई आर एम एस अपॉन जेड। अपन ने क्या करा, वी आई को क्या लिख दिया, वी अपॉन आर लिख दिया क्या। और इस कंडीशन में जो इम्पीडेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, सिर्फ रेजिस्टेंस के वजह से आएगा। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहां जेड आर के इक्वल होगा। क्लियर है सबको। अब दो तीन टर्म अपन और डिफाइन करते हैं। एक है ससेप्टेंस, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है एसी सर्किट में उसे ससेप्टेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एडमिटेंस, इम्पिडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा उसे एडमिटेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो दो चीजें ये आप याद रखेंगे सिंपल डेफिनेशन से, और कुछ नहीं है। तो अपना एल आर सी सर्किट खत्म हो गया। अब एक और चीजें दी जा सकती है बेटा, आपको बोलता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताओ मुझे। तो हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था पोटेंशियल जो हमने वी सप्लाई करा था वो किसके किसके वजह से आया था बेटा, हमने वी पोटेंशियल सप्लाई कर दिया, उसमें से कुछ पोटेंशियल चला गया किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कुछ पोटेंशियल किसके अक्रॉस चला गया, कैपेसिटर के अक्रॉस। और कुछ पोटेंशियल किसके अक्रॉस चला गया, इंडक्टर के अक्रॉस चला गया। क्या यही था ना बेटा। तो मुझे बताएंगे अगर करंट तीनों में क्या होगा बेटा, करंट सेम होगा क्या, करंट सेम होगा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं मुझे बताएं। वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। कैपेसिटर के टर्म्स में क्या होता है बेटा, आई को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है Q किसके इक्वल होता है बेटा, Q इक्वल टू सी वी होता है क्या, यही होता है ना। अब अगर हम क्या करें, हमें करंट इंट्रोड्यूस करना हो, क्या करना हो बेटा, करंट इंट्रोड्यूस करना हो, तो V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी लिख सकते हैं क्या। तो हमने VC को क्या लिख दिया बेटा, Q अपॉन सी लिख दिया। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब हमें पता है V किसके इक्वल होता है बेटा, सॉरी करंट को अगर अपने को लिखना हो चार्ज के टर्म्स में, ठीक है बेटा। करंट को अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, आई किसके इक्वल होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है क्या, डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है क्या। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई डी टी लिख सकते हैं क्या, आई डी टी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सब्सिट्यूट कर देंगे, सब्सिट्यूट कर दे बेटा, सब्सिट्यूट कर देते हैं हम। अगर इसको सब्सिट्यूट कर दे तो ये तो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसे अभी सब्सिट्यूट नहीं करते, ठीक है। अभी इसे Q अपॉन सी ही रहने देते हैं। अब आपको एक और चीज़ पता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट के फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा, L टाइम्स डी आई बाई डी टी, इंड्यूस ईएमएफ यही होता है क्या, L टाइम्स डी आई अपॉन डी टी यही होता है क्या। और एक और चीज़, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन किसका लिख रहा है बेटा, Q का डिफरेंशियल इक्वेशन Q के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फर्दर हमने किसे ऐसे ही रहने दिया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को Q अपॉन सी के टर्म में ही रहने दिया। अब मुझे आप बताएंगे I को क्या लिख सकते हैं बेटा, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं क्या। R को हमने बाहर ले लिया, I को क्या लिख दिया बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब Q अपॉन सी को आप इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q अपॉन सी हो जाएगा ना, माइनस ऑफ Q अपॉन सी प्लस बी। और आप मुझे बताएं फर्दर आई करंट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया, लिख सकते हैं ना, डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया। ऐसे हम लिख सकते हैं ना बेटा। तो अब फर्दर क्या करें बेटा, ये आपको कुछ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा। अगर हम इसे सॉल्व करें, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, सी अपन इसे क्या लिख सकते हैं, सी वी माइनस क्यू लिख सकते हैं क्या, ठीक है। प्लस, सॉरी अपन प्लस क्यों लिखेंगे यार, इसे तो उधर होना चाहिए, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर टाइम्स डी क्यू बाई डी टी के इक्वल आएगा क्या। ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल टाइम्स डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी के इक्वल आएगा क्या। और यहाँ प्लस होगा ना यार, ठीक है। अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाए, ठीक है। तो अपन इसे अरेंज करके अगर लिखे तो क्या हो जाएगा बेटा, एल टाइम्स डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर टाइम्स
डी क्यू अपॉन डी टी माइनस सी वी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, सी वी माइनस क्यू, ये ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन सी। तो आप क्या देख सकते हैं बेटा, इक्वस टू जीरो। ये एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है क्या। अब सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो बस आप सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही छोड़ दो। यहाँ से भी हम रेजोनेंस वाले जो कंडीशंस थे उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके टर्म में डिस्कस करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में है नहीं तो उसे अपन डिस्कस नहीं करते हैं। बस ये जानते हैं कि ये क्या होगा बेटा, चार्ज के टर्म्स में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तीनों के अक्रॉस, उसके टर्म्स में अपन एलआरसी सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर ले। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन एन एसी सर्किट। किसी एसी सर्किट में पावर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो पावर इन एसी सर्किट देख ले। क्या आपको पता है पावर किसके इक्वल होता है बेटा, पी इक्वल्स टू क्या होता है, मुझे आप बताएंगे। पी क्या होता है बेटा, वी आई के इक्वल होता है। क्या आपको याद करो, आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पावर वी इंटू आई होता है। क्या वी वेलोसिटी होता है, क्या वी होता है वोल्टेज, और आई क्या होता है बेटा करंट। तो पी को क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं बेटा, जब करंट क्या हो, स्टेडी हो। क्या हो बेटा, स्टेडी हो। और एसी सर्किट में स्टडी कंसिडर कर अगर हमने करा तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कर देते हैं। क्या आर एम एस वैल्यू को अपन स्टडी कंसिडर कर लेते हैं। क्या तो अल्टरनेटिंग करंट में जो वर्क डन होगा, अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग सर्किट में, वर्क डन सोर्स के वजह से जो वर्क डन टी टाइम में होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी आई डी टी हो जाएगा। क्या यही होगा ना बेटा। और हमें पता है v किसके इक्वल है, वी नॉट साइन ओमेगा टी के, और i किसके इक्वल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के। हमने फाइव क्या कंसिडर करा, अगर मान लो करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है, ये करंट i है, ठीक है बेटा, और ये वोल्टेज v है, ठीक है। और सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, वोल्ट करंट लीड कर रहा है ना, ये वोल्टेज होगा, ये करंट आई होगा, ठीक है बेटा। तो करंट लीड कर रहा है अगर मान लो फाइव एंगल से, तो उस कंडीशन में पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन अपन कैलकुलेट कर लेते थे पहले, हमने वही करा था ना। और रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं बेटा, वर्क बाय टाइम को पावर बोलते हैं। तो हमने क्या करा, वर्क कैलकुलेट कर लिया, टोटल वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल हमने टाइम इंटरवल में उसे डिवाइड करके, अगर मान लो दो फंक्शन है, हमने क्या करा, डी डब्ल्यू को क्या लिखा, वी आई डी टी लिखा, तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। एक फंक्शन इसके वजह से, दूसरे फंक्शन इसके वजह से आया। अब क्या करेंगे, अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो यू इंटू वी लगाते हैं। क्या तो हमने क्या करा, एक बार फर्स्ट पहले वाले को कांस्टेंट कंसिडर करा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया, और दूसरी बार में क्या करा, पहले वाले को कांस्टेंट कंसिडर करा और दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे कर सकते हैं क्या। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना हमने पहले भी देखा था आई आर एम एस स्क्वायर कैलकुलेट करते वक्त, तो वही सेम टर्म आएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। तो टू के टर्म को हमने यहाँ बाहर कर दिया, वन माइनस कॉस टू थीटा आ गया, ठीक है। और cos टू थीटा का तो आपको पता ही है क्या होना है, जीरो होना है, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। और दूसरे वाले में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, अपन क्या करेंगे, वापस से यू इंटू वी लगा देंगे। यहाँ पे हम अगर एक और काम कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन टू थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। क्या हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगर टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे अपन साइन टू थीटा लिख सकते हैं। क्या और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाइव बाहर रहेगा। तो अगर इससे भी साइन टू थीटा को भी इसके पूरे टाइम पीरियड में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी टर्म कितना टेंड करेगा बेटा, जीरो टेंड करेगा। क्या तो अपना ये टर्म जीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। कौन सा टर्म बच गया, पहला टर्म बस बच गया। क्या और यहाँ से टू पाई आएगा। क्या ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू वी नॉट आई इंटू आई नॉट इंटू टी कॉस फाइव, यही आएगा। क्या टी की जगह टू पाई अपन पुट कर सकते हैं। अब ये जो कॉस फाइव आया, कॉस फाइव याद करो हमने कैलकुलेट करा था, कब कैलकुलेट करा था, जब इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के बीच का क्या था बेटा, एंगल फाइव था। उस कंडीशन में हमने कैलकुलेट करा था ना, उसे हमने क्या बोला था बेटा, पावर फैक्टर बोला था। तो एवरेज पावर की अगर हम बात कर लें तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन आरएमएस की बात करते हैं ना, तो इसे हम वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू लिख सकते हैं। क्या आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव लिख सकते हैं। क्या ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी का भी टर्म था,
ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो टी तो यहाँ से मर जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा, वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव। वी नॉट अपॉन रूट टू को क्या बोलते हैं बेटा, वी आर एम एस, हमने वी आर एम एस लिख दिया। आई नॉट अपॉन रूट टू को क्या बोलते हैं बेटा, आई आर एम एस, हमने आई आर एम एस लिख दिया। और कॉस फाइव को हमने एज इट इज लिख दिया। इसी कॉस फाइव को हमने क्या बोला था बेटा, पावर फैक्टर बोला था। और कैसे कैलकुलेट करा था, पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपॉन जेड, रजिस्टेंस अक्रॉस रजिस्टर अपॉन इम्पिडेंस। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। इफ करंट लीड्स वोल्टेज, अगर करंट वोल्टेज से लीड करता है, दोनों सेम फेज के अलोन होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर दोनों सेम फेज के अक्रॉस नहीं आता है तो पावर फैक्टर का कंडीशन आएगा। क्लियर है बेटा, अगर सेम फेज के अक्रॉस आएगा तो क्या बोलते हैं उसे, करंट और वोल्टेज अगर रिजल्टेंट सेम फेज के अलोन है तो क्या बोलेंगे, वही अपना रेजोनेंस कंडीशन होगा। क्या, तो अपना वही नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अपन उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अगर फाई जीरो हो जाए तो पावर ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी डॉट आई होता है करंट, सॉरी पावर क्या होता है बेटा, पी इक्वल्स टू वी डॉट आई होता है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वी आई कॉस थीटा वी लिख सकते हैं, या कॉस फाइव भी लिख सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो जाए, फाई क्या हो जाए बेटा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो पावर उस कंडीशन में कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक। अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक और कंडीशन जिसे बार बार अपन नाम ले रहे थे, उसके बारे में डिस्कस कर ले क्या। तो सीरीज LCR सर्किट इज said to be resonating condition when current through it has its maximum value। ठीक है, अब एक और कंडीशन आ गया, अपन किसी LRC सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में बोलेंगे, कब बोलेंगे बेटा, जब उसके अक्रॉस क्या हो, करंट क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। अब करंट को मैक्सिमम करना है तो करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ना, आई क्या होता है, वी अपॉन आर। तो हमने एलआरसी सर्किट कंसिडर करा है, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस नेट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, हमने क्या करा बेटा, आर एल और आर सी के वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, आर एल किसके इक्वल होता है बेटा, ओमेगा एल के इक्वल होता है क्या, और आर सी किसके इक्वल होता है बेटा, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर वन अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है क्या। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया बेटा। तो आई नोट किसके इक्वल आ गया, ई नोट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारा करंट जो फ्लो कर रहा होगा। अब हमें क्या करना बेटा, करंट को मैक्सिमम कर देना है। ठीक है, अब क्लियरली आई नॉट बिकम जीरो बोथ फॉर ओमेगा टेंड्स टू जीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। आई नॉट जीरो कब हो जाएगा बेटा, आई नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो जीरो कब हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो नंबर क्या होता है, जीरो को टेंड करता है। यानी ओमेगा अगर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो भी हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी हो जाए तो भी हो जाएगा। तो आई नॉट मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब ये वाला टर्म, पूरा ये नीचे वाला टर्म ओमेगा माइनस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये अपना रेजोनेंस कंडीशन है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था बेटा इसके बारे में, लेकिन अपन स्टडी अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे हमने इस साइड भेज दिया, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ओमेगा एल इक्वस टू वन अपॉन ओमेगा से लिख सकते हैं क्या, ओमेगा को इधर भेजा, एल को इधर भेजा, अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू वन अपॉन एल सी हो जाएगा क्या बेटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन रूट अंडर एल सी के इक्वल आएगा ना। तो हमें क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। इसी ओमेगा को क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा, टू पाई एफ के इक्वल होता है ना। टू पाई एफ किसके इक्वल है, वन अपॉन रूट अंडर एल सी के इक्वल है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, वन अपॉन टू पाई रूट अंडर एल सी के इक्वल आएगी। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और मिनिमम इम्पिडेंस कब पॉसिबल है, अच्छा मुझे देखे, ये वही बात लिखी हुई है, आई इक्वस टू क्या लिखा है बेटा, आई इक्वस टू वी अपॉन आर लिखा है ना, वी अपॉन जेड लिखा है। अब मुझे पता है आई मैक्स कब होगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड दिख रहा है, जेड जब क्या होगा बेटा,
जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा बेटा, जेड जब मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम कब होगा, जेड किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी के इक्वल है। एक तो रेजिस्टेंस, अगर मान लो रेजिस्टेंस तो हर जगह लाई करेगा, रेजिस्टेंस तो वैनिश हो ही नहीं सकता है अगर आइडियल सर्किट की बात करें तो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को तो चेंज कर सकते हैं ना, कुछ इस तरह से कर सकते हैं ताकि वो मिनिमम हो जाए। तो वही अपना ये कंडीशन है बेटा, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। और इसे हमने जीरो करके क्या कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बेटा। अब अगर करंट मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करनी थी ना, अब मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगर वी नॉट अपॉन आर के इक्वल आ गया यानी कॉस फाई किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल आ गया। अगर कॉस फाई 1 के इक्वल आ गया तो थीटा कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया। क्या यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन के अलोन है। V और I अगर सेम डायरेक्शन के अलोन जाए, पहले भी हमने डिस्कस करा था, आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ क्या डिस्कस करा था बेटा, तीसरा कंडीशन याद करो जो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करे थे, उसके तीसरे कंडीशन को याद करो बेटा। थर्ड कंडीशन अपना क्या था, देखो अगर वी एल वी सी के इक्वल हो जाए तो वी आर और आई दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोन होता है और इसे अपन रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत और जानकारी आपको मिल गई यहाँ से बेटा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा अपन। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन हमने देख ली। ठीक है, अगर इम्पिडेंस of the circuit is minimum and heat generated in the circuit is maximum। क्यों बेटा, क्योंकि सारा वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, देखेंगे इम्पिडेंस अगर मिनिमम हो तो क्या होगा, वो कैसे वर्क करेगा, वो किसी हीटर की तरह वर्क करेगा। तो हीटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा। ठीक है, चौक कॉइल भी अपन उसे कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, देखेंगे चौक कॉइल क्या होता है अभी। तो इम्पिडेंस अगर मिनिमम हो जाए तो क्या होगा बेटा, इम्पिडेंस मिनिमम यानी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे हैं, कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो अगर रेजोनेंट कंडीशन होगा तो वी और आई सेम डायरेक्शन में होगा। और किसके अक्रॉस होगा, सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस। अगर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो रजिस्टर हीट हो जाएगा और वो हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देगा। क्लियर है बेटा। तो हीट जनरेटेड उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। अगर इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी की अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा बेटा, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है क्या, ये आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इम्पीडेंस जिस फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एफ आर बोलेंगे क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे क्या। क्लियर है सबको। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है चॉक कॉइल। ठीक है बेटा, चॉक कॉइल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। और चॉक कॉइल इज सिंपली एन इंडक्टर with large inductance which is used to reduce current in AC current। अब देखो चॉक कॉइल का काम हीटिंग इफेक्ट तो नहीं है, हीटिंग इफेक्ट कौन सा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक है, चॉक कॉइल का क्या काम है बेटा, चॉक कॉइल क्या करता है, करंट को रिड्यूस कर देता है, किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के अमाउंट को रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे करेगा बेटा, अगर हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस को और एक इंडक्टर को अगर सीरीज में हमने कंबाइन कर दिया, और वो भी किस तरह से करा बेटा कि इसका जो इंडक्टेंस है वो लार्ज है। अगर लार्ज इंडक्टेंस को एक स्मॉल रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अपन क्या बना देंगे बेटा, चॉक कॉइल बना देंगे। चॉक कॉइल का काम क्या होता है, चॉक कॉइल क्या करता है, करंट को कम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, अगर प्रिंसिपल की बात कर लें तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एसी फ्लो थ्रू एन इंडक्टर, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज डिफरेंस पाई बाई 2। अब क्या होता है, अगर एसी में कोई वोल्टेज अगर अप्लाई करे तो करंट उसमें जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 से लैग कर जाएगा। अगर करंट लैग करेगा तो करंट का अमाउंट भी तो कम होगा ना बेटा, तो ये करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो चॉक कॉइल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है, ये एक इंडक्टेंस की तरह होता है। चॉक कॉइल इज बेसिकली एन इंडक्टेंस, ये सिर्फ इंडक्टेंस है, नाम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। एक प्लेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लेट दिख रहा है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में अपन ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने प्लेट क्यों लिया।
ठीक है। तो एक प्लेट है जिसके ऊपर हमने क्या करा, वायर की वाइंडिंग करी है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट होगा, उतना ज़्यादा करंट लैग करेगा। ठीक है। तो इसका रजिस्टर किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस को अपन क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा करंट को वो क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। हमने क्या करी, कॉपर की वाइंडिंग कर दी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। सॉफ्ट आयरन कोर कंडक्टर नहीं होता है बेटा, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है। और हमने ऐसा क्यों करा, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो। ईडी करंट एक वर्ड आएगा, अपन आगे डिस्कस करेंगे ईडी करंट क्या होता है। ईडी करंट क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल में क्या करते हैं, अगर किसी मटेरियल में करंट इंड्यूस करते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या करता है, जो अपना सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है। तो लेमिनेटेड आयरन कोर लेंगे, लेमिनेटेड से क्या होगा, लेमिनेटेड होने से ईडी करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर हम किसी मेटल प्लेट को क्या कर दे, लेमिनेट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईडी करंट होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा मैग्नेटिक मटेरियल में, वो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में कोर की बात कर रहे हैं, कोर में जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो in practical, a low frequency choke coil is made up of insulated copper wire wound on a soft iron core, while a high frequency choke coil has air as कोर मटेरियल। अगर हाई फ्रिक्वेंसी चॉक कॉइल की बात करें तो उसमें एयर होता है, क्या होता है बेटा, कोर मटेरियल एयर होता है। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा बेटा, वो उसमें क्या यूज करेंगे अपन, आयरन कोर यूज करेंगे। ठीक है। अब इसका वर्किंग कैसे होता है, वर्किंग के बारे में डिस्कस कर लें। तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, एक सीरीज में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्ट करा है, रजिस्टेंस जिसका रजिस्टेंस आर है और इंडक्टेंस क्या है, ओमेगा एल है। ठीक है। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा एल है। तो हमें पता है पावर क्या होता है, वी आई कॉस थीटा होता है, हमने अभी देखा था। तो हमने इस यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट बोल दिया, ये एक्चुअली में आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट है। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, यही आएगा। क्या कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसमें दो ही कंडीशन है, क्योंकि कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का टर्म ही आएगा ना बेटा। और एक और कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है कि जो रजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर है उसके कंपैरिजन में आर क्या है बेटा, बहुत कम है। क्या है, ओमेगा एल से आर बहुत कम है। अगर कम है तो नीचे वाले टर्म में अगर कुछ ऐड करें तो उसके स्क्वायर को ऐड करें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, हमने क्या कर दिया, उसे नेगलेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया बेटा, पावर को लिख दिया V इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव इंटू आर अपॉन रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख दिया। हमने आर को क्या करा बेटा, आर को हमने इस आर को नेगलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू ओमेगा एल से बहुत कम है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वी आई आर अपॉन ओमेगा एल, यही होगा। क्या, अब मुझे बताएंगे वापिस से, एल जो है ओमेगा एल है, आर के कंपैरिजन में क्या है बेटा, आर के कंपैरिजन में क्या है, आर के कंपैरिजन में एल बहुत ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो ये नंबर क्या टेंड करेगा बेटा, जीरो को टेंड करेगा ना, जीरो को टेंड करेगा। तो पावर फैक्टर कॉस फाई अपना कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। पावर फैक्टर जीरो आ गया, पावर फैक्टर जीरो आ गया, मतलब पावर ही सप्लाई नहीं करेगा, यानी करंट को पास नहीं कर रहा है ना बेटा। तो चॉक कॉइल का यूज कहाँ करते हैं, इस पे भी अपन डिस्कस कर लें। इन एसी सर्किट चॉक कॉइल इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन ए प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, करंट को कंट्रोल करते हैं। इफ अ रेजिस्टेंस is used to control the current, the electrical energy will be wasted in the form of heat। चॉक कॉइल क्या करेगा बेटा, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर देगा। अब हीट को अपन यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है। चॉक कॉइल क्या करता है, डिक्रीजेस द करंट विदाउट वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिना वेस्ट किए क्या करेगा, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अपन इसे हीटर में यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। हीटर भी आप लोग देखते होंगे, वो जो आता है घरों में यूज़ करता है, ऐसा कुछ रहता है क्या, इसके अंदर कॉइलिंग रहती है, जब करंट हम फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और क्या होता है बेटा, उसके वजह से क्या होता है, हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको क्लियर है बेटा।
तो बस अपना एक लास्ट टॉपिक और रह गया है बेटा, ट्रांसफॉर्मर। उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं आपके बोर्ड के लिए, वो तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर। बताएंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, मुझे आप जरा बताएं तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। बोलेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है जो किसी मटेरियल, किसी दूसरे को क्या करता है, हम जो इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ आउटपुट देता है। अब वो आउटपुट क्या कर सकता है, आउटपुट को वेरी करा सकता है। और ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग कैसे होता है, तो इसका वर्किंग इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब क्या करेंगे बेटा, तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर current from primary side to secondary। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है बेटा, आप बोलोगे तो हम क्या करते हैं, देखो बेटा हम क्या करते हैं, अब देखो हमने एक ऐसा कुछ डिवाइस ले लिया, ठीक है, हमने क्या करा, एक ऐसा डिवाइस ले लिया, मान लो, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करी बेटा, वाइंडिंग कर दी, ठीक है, और इसे वाइंडिंग करके हमने क्या करा, इसे एक सोर्स, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब एसी सोर्स से ही क्यों कनेक्ट करा बेटा, आपको पता होगा कि इंडक्शन तभी काम करता है जब करंट क्या हो बेटा, चेंजिंग हो। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजिंग होता है ना। तो ये क्या करेगा, ये चेंजिंग करंट, हम क्या करते हैं, एक आयरन कोर लेते हैं, ठीक है बेटा, कौन सी कोर लेते हैं, आयरन कोर, आयरन कोर, और इसे हम लैमिनेट भी करते हैं, क्यों, ताकि हीट का लॉस कम हो, ईडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल लगाते हैं। ऐसा कंसिडर करो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। हम इसे चेंज कर सकते हैं, बस डिपेंड अपॉन ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर को यहाँ लोड दे देते हैं। क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लोड कर दिया इसे। लोड मतलब कोई भी डिवाइस जो हमें इसे ट्रांसफार्मर से चलानी है, हमने उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर देखने में कुछ ऐसा होगा। अब मुझे आप बताएंगे, अगर इस सर्किट में, ये जो सर्किट है इसमें वायरिंग करंट फ्लो करेगा, उसके वजह से, अब देखो ये जो टर्न है इसे अपन बोलते हैं, यहाँ पे जो कॉइलिंग है इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जब हम प्राइमरी कॉइल में एक अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे तो क्या होगा बेटा, दूसरे वाले में वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेंज लॉ याद है बेटा, फराडे लॉ याद है। तो इसमें क्या होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से एक करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। लेकिन जो लेंज लॉ क्या कहता है, जो इसमें जो फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल का है वही सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होगा। तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके वजह से हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के वजह से हो रहा है। तो डी फाइव वन अपॉन डी टी के वजह से होगा क्या, अगर एन वन नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, एन वन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स डी फाइव वन बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और प्राइमरी कॉइल के वजह से जो प्रोड्यूस होगा उसे क्या लिख सकते हैं बेटा, उस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी के वजह से जो होगा उसे अपन क्या लिख सकते हैं,
डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n1 टाइम्स डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? और इसे n2 टाइम्स डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? अब जितना करंट ये प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ही करंट दूसरे वाले सर्किट में क्या हो रहा होगा बेटा? इंड्यूस हो रहा होगा ना, सेम। तो अपन ई पी इक्वस टू ई एस लिख सकते हैं क्या? ई पी इक्वस टू ई एस लिख सकते हैं क्या? ई पी को हमने क्या लिखा था बेटा? डी ऑफ एन टाइम्स फाइव, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डिवाइडेड बाय डी टी। और ये एन प्राइमरी में है तो एन पी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे हमने क्या लिख दिया? प्राइमरी की वजह से है, इस वजह से एन पी हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एन पी टाइम्स डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? ई पी क्या है बेटा? ई पी है इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड ई एम एफ। क्या है? इंड्यूस्ड ई एम एफ। और ई क्या है बेटा? अपन ई को डिफाइन करते हैं प्राइमरी में जो हमने दिया है, ई एम एफ ड्यू टू प्राइमरी। क्लियर है बेटा? अपन ईपी को क्या लिख सकते हैं? जो हमने प्राइमरी में दिया है उसे अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एन पी टाइम्स डी फाइव अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्या? जो इंड्यूस्ड होगा वही इसके इक्वल होगा। तो अपन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? वहाँ यहाँ हमने 1 और 2 कंसिडर करा था, यहाँ पे ईपी और ई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? एक मिनट, एक चीज़ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे एन एस आएगा ना यार? और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एन एस आएगा और यहाँ पे भी एन एस आएगा। क्लियर है? अब दोनों क्या होगा? इंड्यूस करंट किसके इक्वल होता है? जो करंट सप्लाइड है उसके इक्वल होता है। तो दोनों को हमने क्या करा? इक्वेट कर दिया। क्या करा बेटा? इक्वेट कर दिया। या फिर दोनों का रेशियो ले ले अगर हम, ई पी अपॉन ई पी। इसे ई पी क्यों बोला यार? इसे ई एस बोलते हैं ना। ये सेकेंडरी कॉइल में जो है वो है। ठीक है, ई एस को हमने ई पी लिखा है, स्मॉल ई पी लिखा है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड वाला है। ठीक है, और ये ई पी जो है प्राइमरी में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से है। आप इसे ई एस ही लिख ले, कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। हमने इसे क्या लिख दिया? ई एस लिख दिया। अब ये किसके इक्वल आ गया बेटा? एन एस के इक्वल आ गया क्या? और ये किसके इक्वल आ गया बेटा? एन पी के इक्वल आ गया क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है? अब करंट के टर्म में लिखे तो वी को क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख सकते हैं क्या? तो ई पी इंटू आई पी, ई एस इंटू आई एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना यहाँ, तो एन का टर्म आना चाहिए। सॉरी, फिर से यार क्या हो रहा है? यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ई एस इंटू एन पी इक्वल्स टू एन एस इंटू ई पी के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अपना यहाँ पे क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मर होता है ख़त्म। अब ट्रांसफॉर्मर में कुछ लॉसेस भी अपने को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? कुछ कुछ हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो और एक और चीज़, यहाँ पे हमने करंट को जो वैल्यू कंसिडर करा है बेटा, जो ईएमएफ कंसिडर करा है, वो कौन सा ईएमएफ होगा? वो ईएमएफ हम कौन सा लेंगे बेटा? अपन आरएमएस वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग है। अगर वायरिंग भी आप कंसिडर करें, डिफरेंशिएट करके फ्लक्स को फर्दर पुट करें, तो सेम रिजल्ट आएगा बेटा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? अब हम बात कर ले थोड़े बहुत ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होते हैं उसके बारे में। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन
ट्रांसफॉर्मर। बताओ तो बेटा किस किस वजह से लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर में लॉस होने के दो रीजंस हैं, मेजर रीजंस। पहला जो लॉस होता है उसे कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर हमने क्या करा था, वाइंड करा था ना, कॉपर लॉस। और दूसरा लॉस जो आता है वो किसके वजह से आता है, आयरन लॉस। अब आयरन लॉस यानी कोर लॉस भी बोलते हैं अपन इसे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस क्या होता है बेटा, कॉपर कोई मटेरियल है जिसको हमने क्या करा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ वाइंड करा है। तो कॉपर को वाइंडिंग करने की वजह से क्या होगा, कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। अब अगर कॉपर क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अब अगर कोई मटेरियल है, मान लो उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो क्या होगा बेटा, उसके वजह से जो लॉस होगा किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा ना। कौन सा लॉस होगा, हीट लॉस होगा। कॉपर के वजह से जो लॉस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, हीट लॉस होता है। तो इसे अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं बेटा। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है क्या, यही होता है ना बेटा। तो हमें आर को क्या करना है बेटा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, यानी हमने हीट लॉस को कम कर दिया। अगर हम वायर के लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो अगर हमें रेजिस्टेंस को घटाना है तो एल को क्या करना पड़ेगा बेटा, एल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। दूसरी एरिया की बात कर लें तो एरिया को भी क्या कम करना पड़ेगा बेटा। हमें देखने को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो यहां से हमने क्या करा, लेंथ को डिक्रीज कर दिया, एरिया को इंक्रीज कर दिया, जिसके वजह से कॉपर लॉस को हम कम कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉस किसके किसके वजह से होता है और लॉस को कम करने का क्या तरीका है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। अब आयरन में लॉस जो होता है, आयरन में लॉस दो वजहों से होता है बेटा। एक को बोलते हैं हम हाइस्टेसिस लॉस, क्या बोलते हैं, हाइस्टेसिस। हाइस्टेसिस लॉस। और दूसरे को बोलते हैं हम ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस। तो आयरन लॉस दो तरह का होता है, कोर लॉस, एक हाइस्टेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। हाइस्टेसिस लॉस के बारे में बात करें तो हाइस्टेसिस लॉ क्या होता है, आपको पता है कि जो मटेरियल है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल होता है आयरन कोर। अब बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने के वजह से उसमें करंट, उसके करंट में, एसी करंट में क्या होता है, चेंज आता है, जिसके वजह से हीट के फॉर्म में वो जो मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हाइस्टेसिस लॉस भी कैसा लॉस है बेटा, हीट लॉस। हीट लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कोर। और कोर कैसे हीट होता है बेटा, तो मैग्नेटाइजेशन, कंटिन्यूअसली आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। तो हीट लॉस ड्यू टू continuous magnetizing and demagnetizing of iron core, due to continuous magnetizing and demagnetizing of iron core। अब आयरन कोर को कंटिन्यूअसली डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होने की वजह से हो रहा है, तो इसका तरीका क्या है, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, रिड्यूस करने के लिए इसका एक ही तरीका है, इसे अपन लैमिनेट कर दे। तो क्या कर दें, लैमिनेट कर दे। दूसरा तरीका ये होता है बेटा, हमने अभी आपको चौक कॉइल में बताया था कि जो हम क्या करते हैं, जो मटेरियल लेते हैं, आपने ट्रांसफॉर्मर देखा है क्या, देखा है आप सबने, उसमें क्या करते हैं, एक ही सिंगल कोर नहीं लेके हम क्या करते हैं बेटा, अपन पतले पतले आयरन के स्ट्रिप को कंबाइन करके एक कोर बनाते हैं।
ठीक है, उससे क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के वजह से जो हीटिंग होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में कांटेक्ट कम होगा। अब अगर मान लो कांटेक्ट कम होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कांटेक्ट कम होगा तो हीटिंग कम होगी, तो लॉस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, थिन सीट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थिन सीट। ठीक है, जिसके वजह से इनके बीच में कनेक्शन कम होता है, डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज होने के बावजूद भी हीटिंग कम होगा और इसके वजह से लॉस कम होगा। तो ये लॉस कम करने का तरीका है। क्लियर है बेटा। अब दूसरे लॉस के बारे में बात कर ले। क्या दूसरा लॉस क्या है, ईडी करंट लॉस। ईडी करंट क्या होता है बेटा, जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कोई मटेरियल कंटिन्यूअसली हो रहा हो तो उसके अंदर भी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। जो करंट इंड्यूस होगा उसी करंट को क्या बोलते हैं बेटा, ईडी करंट बोलते हैं। अब करंट इंड्यूस को कम करने का क्या तरीका है, तो इसका तरीका भी लैमिनेशन है। हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से लैमिनेट करेंगे ताकि कोर के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो। क्लियर है बेटा। तो ये अपना रहा ट्रांसफॉर्मर और इससे रिलेटेड जो डिस्कशंस थे हमने कर लिए। क्लियर है, यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाता है बेटा ख़त्म। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी बेटा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।